रामू, ये तुम्हारी आखिरी चेतावनी है। अगर तुमने राज्य का कर नहीं दिया तो तुम्हें मृत्यु दंड दे दिया जाएगा। नहीं मालिक, मेरे 2 बच्चे हैं, मैं इतना कर कहां से लाऊं? अगर बचे हुए अनाज भी दे दूं तो मेरे दोनों बच्चे भूखे मर जाएंगे। मंत्री जी, हमारे राज्य में सब कुछ ठीक तो चल रहा है ना? कई दिनों से कोई भी प्रजा अपनी समस्या लेकर हमारे पास क्यों नहीं आ रहा है? कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं है ना? नहीं महाराज, कोई गड़बड़ नहीं है, सब कुछ सही चल रहा है। किसी के पास कोई समस्या हो तब तो वो आपके पास आएंगे ना। सभी अपने घरों में कुशल मंगल है महाराज। अच्छी बात है, मुझे भी यही उम्मीद थी। अब मैं आराम से दूसरे राज्यों में गुप्त दौरे पर जा सकता हूँ। क्यों महाराज, अचानक से ये गुप्त दौरा क्यों? आपने इसके बारे में तो मुझे बताया ही नहीं है। हाँ मंत्री जी, इस बारे में मैं किसी को नहीं बताना चाहता, आपको भी नहीं और ना ही महारानी को। जैसी आपकी इच्छा महाराज। पर आप इस दौरे पर जाएंगे कब? जाने की तैयारी तो करनी पड़ेगी ना। जिस दिन मैं अपने सिंहासन पर ना मिलूं, उस दिन समझ जाना कि मैं गुप्त दौरे पर निकल चुका हूं। और हाँ मंत्री जी, उस समय आपको ही राज्य का बागडोर संभालना है। जैसी आपकी आज्ञा महाराज। इस बारे में आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। उसके बाद कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन अचानक वीर सिंह अपने राजमहल से गायब हो जाते हैं। इस बात की किसी को भी कानो कान खबर नहीं होती। अरे वाह, मैं तो इसी मौके की तलाश में था। अब मैं इस मूर्ख राजा का सारा धन गायब कर दूंगा और अब तो सभी प्रजा से अपने हिसाब से कर भी वसूल लूंगा। अगले दिन ही वो मंत्री राज्य के सभी गांवों में अपने सैनिकों को भेजकर ये ऐलान करवा देता है कि आज से उन्हें 2 गुना कर देना होगा। सुनो 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 गांववासियों, आज से सभी को 2 गुनी कर देना होगा। ये राजा साहब का आदेश है। जिसने कर देने से मना किया उसे मृत्यु दंड दिया जाएगा। ऐसा बोलकर वो सैनिक वापस राजमहल की तरफ चले जाते हैं। चलो देखता हूं, आखिर मेरे प्रजा इतना सुखी कैसे हैं? उनको किसी भी प्रकार की समस्या क्यों नहीं है? कहीं मैं जो सोच रहा हूं वो सच तो नहीं? ऐसा सोचने के बाद राजा वीर सिंह अपने राज्य के गांव की तरफ जाता है। रामू, ये तुम्हारी आखिरी चेतावनी है। अगर तुमने राज्य का कर नहीं दिया तो तुम्हें मृत्यु दंड दे दिया जाएगा। नहीं मालिक, मेरे 2 बच्चे हैं, मैं इतना कर कहां से लाऊं? अगर बचे हुए अनाज भी दे दूं तो मेरे दोनों बच्चे भूखे मर जाएंगे। वो सब हम नहीं जानते, ये राजा साहब का आदेश है और उनके आदेश को कोई ठुकरा नहीं सकता, नहीं तो उन्हें मृत्यु दंड दे दिया जाता है। ऐसा बोलकर वो वहां से वापस चला जाता है। क्या हुआ रामू भाई, आप उदास क्यों हैं? आखिर बात क्या है? अब तो हमारे मरने के दिन नजदीक आ गए हैं भाई। हमारा राजा हमारी जान लेकर ही छोड़ेगा। जहां तक मुझे पता है, राजा ने तो ऐसा कोई काम नहीं किया है। फिर आप उनको क्यों दोष दे रहे हैं भाई? कर की कीमत 2 गुनी कर देने में राजा की कोई गलती नहीं है। ये बात तो आपने बिल्कुल सही बोली, पर आप लोग इसकी अर्जी लेकर राजा के पास क्यों नहीं जाते? राजा के मंत्री हमें राजा तक पहुंचने दें, तब तो वह मंत्री बहुत ही कठोर है।
वह राजा तक किसी बात को नहीं पहुंचने देता है। फिर तो भगवान ही आप लोगों का भला करे। जिस राजा का मंत्री ही चोर हो, उस प्रजा का भला कैसे हो सकता है? ऐसे ही कुछ दिनों तक राजा अपने राज्य की समस्याओं को समझने के लिए अलग-अलग गांवों में जाता रहता है, लेकिन राजा को हर गांव से एक ही बात सुनने को मिलती है। लगता है अब मुझे राजमहल लौट जाना चाहिए, नहीं तो वो चोर मंत्री मेरे पूरे राज्य को बर्बाद कर देगा। ऐसा सोचने के बाद राजा अपने राजमहल की तरफ जाने लगता है। आइए महाराज, पधारिए राजमहल में। आपका एक बार फिर से स्वागत है। मंत्री जी, बताइए, हमारे अनुपस्थिति में राजपाट कैसा चल रहा था? सब कुछ तो ठीक चल रहा था महाराज, पर एक बुरी खबर है। मंत्री जी, कहीं दुश्मन राज्य ने हम पर हमला तो नहीं किया था? नहीं महाराज, किसी ने हमला तो नहीं किया है, पर हमारे राजकोष का आधा से ज्यादा धन गायब हो चुका है। किसी ने हमारे राजकोष की चोरी कर ली है। कोई बात नहीं मंत्री जी, वो चोर कल शाम तक जरूर पकड़ा जाएगा और कल ही उसे बीच चौराहे पर मृत्यु दंड भी दिया जाएगा। पर महाराज, चोरी तो 1 महीने पहले ही हुआ है और अब तक वो चोर नहीं पकड़ा गया। फिर एक दिन में ही ये कैसे संभव हो सकता है? आप कैसे उस चोर को पकड़ेंगे? आप बस देखते रहिए मंत्री जी, कल उस चोर को मृत्युदंड जरूर मिलेगा। राजा को इतना आत्मविश्वास से भरा देख मंत्री सोच में पड़ जाता है। अगले दिन मंत्री राजदरबार में आता ही नहीं है। वो राजा के मृत्यु दंड के डर से राज्य छोड़कर भाग जाता है। सिपाहियों, जाओ और उस चोर मंत्री को ढूंढ लाओ। आज उसके किए की सजा उसे जरूर मिलेगा। शाम तक वो सिपाही उस चोर मंत्री को पकड़कर राजा के सामने पेश कर देते हैं। क्यों मंत्री जी, आप कहां चले गए थे? मैंने कहा था ना, उस चोर को आज शाम तक अवश्य मृत्युदंड मिलेगी। मुझे माफ कर दीजिए महाराज, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। मेरे बिना वो सब भूखे ही मर जाएंगे। जिन परिवारों से आपने गलत तरीके से कर वसूला है, उनके भी छोटे छोटे बच्चे हैं। वो भी आपके कारण भूखे मर रहे हैं। उनका क्या होगा? बेचारे उन गरीबों के बारे में आपने कभी सोचा? सजा तो आपको जरूर से जरूर मिलेगा। उसके बाद राजा मंत्री को जीवन भर की सजा सुना देता है, ताकि उसे जीवन भर पछतावा हो सके। बात उस जमाने की है जब एक देश पर एक राजा राज करता था। राजा बहुत ही समझदार और अक्लमंद था, पर वो अभी तक कुंवारा था। उसे अपनी पसंद की लड़की नहीं मिल रही थी। मंत्री, तुम्हें जो काम दिया गया था, क्या तुमने उस काम को संपन्न किया? माफ कीजिए महाराज, हमने पूरा राज्य ढूंढ लिया, लेकिन हमें ऐसी लड़की कहीं नहीं मिली। कोई बात नहीं मंत्री, मगर तुम अपनी तलाश को जारी रखो और हो सके तो आसपास के कई और राज्य में ढूंढो। क्या पता हमें हमारी पसंद की पत्नी मिल जाए। राजा चाहता था कि उसकी पत्नी इतनी खूबसूरत हो कि उसे देखकर चांद भी शर्मा जाए, और वो इतनी समझदार हो कि बड़े बड़े विद्वान भी उसके सामने हार जाए। उसके मंत्री ने उसके कुछ खास दूतों को बोला कि ऐसी लड़की कहीं पर भी मिले तो तुरंत खबर लेकर आओ। मगर कई साल तलाशने के बाद भी ऐसी लड़की कहीं नहीं मिली। जो लड़कियां अक्लमंद और समझदार थीं, वो खूबसूरत नहीं थीं, और जो खूबसूरत थीं, उनमें अकल की कमी थी। राजा को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो करे तो करे क्या। उसको बस यही दिन रात चिंता रहती थी कि उसके बाद उसके राजगद्दी का वारिस कौन बनेगा। महाराज, आप अगर बुरा ना माने तो मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं। क्या मंत्री, बोलो, तुम कहना क्या चाहते हो? महाराज, अगर मेरी मानो तो आप एक गरीब आदमी की भेष बनकर राज्य से दूसरे राज्य घूमें। फिर हो सकता है कि कोई लड़की आपको पसंद आ जाए
राजा को मंत्री की सलाह बहुत ही पसंद आई। उसने एक गरीब आदमी की भेष बनाया और महल से निकल गया। अभी वो राज्य के बाहर निकला ही था कि उससे एक किसान मिला जो कि अपने गांव जा रहा था। भाई, अगर तुम मेरे साथ चलना पसंद करोगे तो मैं भी तुम्हें सवारी पर बिठा लूंगा। अरे भाई, तुम तो खुद ही पैदल चल रहे हो और तुम मुझे क्या सवारी में बैठाओगे? राजा ने उस बात का कोई जवाब नहीं दिया और दोनों साथ साथ चलने लगे। वे दोनों थोड़ी ही दूर गए होंगे कि एक खेत के पास से गुजरे जिसमें धान की फसल खड़ी थी। बहुत अच्छी फसल है, लेकिन पता नहीं कि ये फसल कटी हुई है या बिना कटी। तुम्हें नजर नहीं आता कि ये फसल कटी हुई है या बिना कटी? मेरे भाई, बहुत सी चीज ऐसी होती हैं जो होती कुछ और हैं और दिखाई कुछ और देती हैं। बेचारा किसान को ये बात समझ में ही नहीं आई। वो अभी थोड़ी ही दूर गए होंगे कि सामने से एक अर्थी लिया जा रहा था। लोग एक मुर्दार को शमशान घाट लेकर जा रहे थे। ये आदमी जिंदा है या मुर्दा? तुम्हें दिखाई नहीं देता कि अगर ये जिंदा होता तो लोग इसे शमशान घाट क्यों लेकर जाते? मेरे भाई, बहुत सी चीज ऐसी होती हैं जो होती कुछ और हैं और दिखाई कुछ और देती हैं। उसके बाद वो आगे बढ़ने लगे। चलते चलते शाम हो गई और किसान का गांव भी आ गया। अरे भाई, तुम कहाँ जाओगे? मेरी मंजिल अभी बहुत दूर है, परंतु सोचता हूँ कि सुबह को ही जाऊं, क्योंकि मैं थक भी गया हूँ और भूख भी लग रही है। तुम्हारे गांव में कोई सराई तो होगी? किसान ने सोचा, देहाती बहुत मेहमान नवाजी होते हैं। बेचारा अभी रात को कहाँ जाएगा, कहाँ घूमता फिरेगा, पता नहीं इसके पास पैसे हैं या नहीं। क्यों ना इसे अपने घर पर ही ले चलूं। एक रात की ही तो बात है, सुबह तो ये चला ही जाएगा। अरे भाई, ये एक छोटा सा गांव है, यहाँ सराय कहाँ पर होगी? तुम मेरे साथ मेरे घर पर चलो और खाना पाना करके वहीं सो जाना। तुम हमेशा खुश रहो। तुम्हारे घर में कितने लोग हैं? 3 लोग हैं, मैं, मेरा पत्नी और एक मेरा बेटी है। क्या तुम्हारी लड़की की शादी हो गई? अभी नहीं, लेकिन सोचता हूँ इस बार फसल बेचकर उसका शादी करवा दूं। इतने में ही वो दोनों किसान के घर पहुंच चुके थे। किसान ने अपने घर का दरवाजा खटखटाया और वो दोनों अंदर आए। किसान की पत्नी बड़ी ही बेचैनी से उसकी राह देख रही थी। उसने एक अजनबी को किसान के साथ देखा तो बड़ी ही हैरानी हुई। किसान का घर था बहुत ही छोटा, लेकिन बहुत ही सुंदर और साफ सुथरा। लगता था कि किसान ने अपनी उम्र भर की कमाई अपने मकान पर ही लगा दी थी। तब किसान की बेटी बराती है। ऐसा मालूम हुआ कि चांद खुद जमीन पर आ गया। वाह, कितना खूबसूरत मकान है, लेकिन मकान के ऊपर एक लाल रंग की कमी है। किसान ये सुनकर सोचने लगा, लेकिन किसान को कुछ समझ में नहीं आया। इन बातों को छोड़ो, अब चलो, तुम हाथ मुंह धो लो, अब हम चलो खाना खाते हैं। रात का खाना खाने के बाद मैं कुछ देर तक टहला करता हूँ। ये सेहत के लिए बहुत ही अच्छा है। मैं कुछ ही देर में वापस आ जाऊंगा। दरवाजा बंद कर लो। बड़ा ही अजीब आदमी है। रास्ते भर अजीब अजीब बातें करता रहा कि मेरा दिमाग ही खराब हो गया। पिताजी, ये आदमी बेवकूफ नहीं, बल्कि बहुत ही समझदार है। पिताजी, उसका कहना बिल्कुल सही था। जब कोई आदमी सफर करता है तो थोड़ा सा सफर भी लंबा लगने लगता है, मगर 2 आदमी साथ चले और बातें करते रहें तो लंबा सफर भी कम लगने लगता है। अरे बेटिया, जरा सोचो कि हम दोनों पैदल ही जा रहे थे कि इसने मुझे कहा, तुम अगर मेरे साथ चलना पसंद करो तो मैं तुम्हें सवारी पर बैठा लूंगा। ऐसी बात भला कोई अक्लमंद आदमी कैसे कह सकता है? सवारी में बैठने का उसका मतलब था कि आओ मेरे साथ बातें करते हुए चलो, तुम्हें थकान महसूस नहीं होगी और तुम यूं समझोगे जैसे सवारी में जा रहे हो। चलो, ये बात भी मैं मान लेता हूँ,
लेकिन उसने अर्थी को देख के ये क्यों कहा कि ये जिंदा है या मुर्दा? पिताजी, इस बात का भी गहरा मतलब है। अगर कोई बहुत ही अच्छा, ईमानदार, लोगों की भलाई करने वाला मरता है, तो लोग उन्हें मरने के बाद भी याद रखते हैं। वो लोगों की यादों में जिंदा रहता है। लेकिन उसके अलावा जब दूसरे लोग मरते हैं, तो लोग उन्हें मरने के बाद भूल जाते हैं। लेकिन उसने फसल को देख के ये क्यों कहा कि फसल कटी हुई है या बिना कटी? बात ये है पिताजी, कुछ किसान फसल को काटते ही उसे बेच देते हैं। हो सकता है मालिक ने उसका फसल का दाम दे दिया हो। इस हालत में तो उस खेत की फसल कट ही चुकी है और उसने फसल का दाम भी असूल कर चुका है। बेटिया, तुम्हारा ये बात भी ठीक हो, लेकिन उसने मेरे मकान के बारे में ये क्यों कहा? मकान बहुत ही खूबसूरत है, लेकिन इसके ऊपर एक लाल रंग की कमी है। पिताजी, ये बात उसने ये मकान के बारे में नहीं कहा, उसने मेरे बारे में कहा। वो मेरे माथे में सिंदूर का कमी है ये बोल रहा था। मकान मैं हूँ और लाल रंग सिंदूर। उधर राजा असल में सैर करने नहीं गया था, वो तो घर के पीछे ही खड़ा उनकी बातें सुन रहा था। लड़की ने जब अपनी बातें खत्म की, राजा अंदर आया। अरे भाई, तुम तो एक बहुत बड़े विद्वान मालूम होते हो। हम इस राज्य के राजा हैं। आखिरकार हमें जिस तरह की पत्नी चाहिए थी वो हमें मिल चुकी है। माफ कीजिए महाराज, मैं आपको पहचान नहीं पाया। राजा की बातें सुनकर किसान बहुत ही खुश हो गया।